हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कैफ सर और आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर सेट 2 में जो भी प्रश्न देंगे सभी को एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में से कौन सा खरीफ फसल है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास चना, चावल, गेहूं, दलहन। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है खरीफ फसल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें चावल जो है ना बच्चों, ये आपका क्या है? खरीफ फसल है। बाकी सभी का सभी बच्चों आप लोग का रबी फसल है। खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में आप लोग को हम पिछले सेट में बता चुके थे। ठीक है, खरीफ फसल के बारे में एक बार फिर से हम बोलते हैं कि ये मानसून के टाइम में बोई जाती है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये चावल आपका क्या है? खरीफ फसल है, चावल, मक्का वगैरह। ठीक है, बहुत अच्छे विस्तार से आप लोग को सेट 1 में हम बताए हैं खरीफ और रबी फसल के बारे में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? ठीक है, तो किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था बच्चों? तो ये श्वेत क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेंगे ऑपरेशन फ्लड किसके साथ लागू हुआ था? श्वेत क्रांति के साथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो रोपण कृषि में से कौन सा है बच्चों, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो चाय है ना, ये एक रोपण कृषि है। क्या है? ये एक रोपण कृषि चाय है। ठीक है, और एक और सवाल आप लोग के लिए हम होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप कमेंट करना कि जो चाय का जो है ना सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का ही राज्य है, तो वो कौन सा है? ठीक है, ये आपको हमको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कहां पर जो है चाय सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? निम्न में कौन सा एक रेशेदार फसल है? ठीक है, तो इसमें रेशेदार फसल कौन सा है? तो कपास और जूट जो है ना, ये रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। रंगभेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो रंगभेद की नीति जो समाप्त करवाने के लिए जो आंदोलन किया गया था, उसका लीडरशिप कौन किया था, उसका नेतृत्व कौन किया था? तो वो नेशनल मंडेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल। समरूप समाज डैश में है। ठीक है, तो किस में है समरूप समाज बच्चों? ठीक है, भारत और अमेरिका, भारत, स्वीडन, जर्मनी और स्वीडन, अमेरिका और स्वीडन में। ठीक है, तो समरूप जो है ना बच्चों, इसमें जर्मनी और स्वीडन में समरूप समाज है। ठीक है, समरूप समाज कहाँ पे है? तो जर्मनी और स्वीडन में। आगे देखते हैं हम लोग। कार्लोस और स्मिथ अमेरिका के किस समुदाय के थे? कार्लोस और स्मिथ जो थे, ठीक है, ये अमेरिका के किस समुदाय के थे? श्वेत या एफ्रो अमेरिका, या फिर अमेरिका के मूल आश्वेत, भारतीय मूल के आश्वेत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एफ्रो अमेरिका, अफ्रीका है ना, एक एफ्रो अमेरिका। ठीक है, कार्लोस और स्मिथ अमेरिका के किस समुदाय के थे? एफ्रो अमेरिका के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों का कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ 5 देशों का कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? तो वहां पे वीटो प्राप्त है बच्चों। ठीक है, विशेषाधिकार ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। हेनरी फोर्ड कौन था? ठीक है, तो हेनरी फोर्ड जो था बच्चों, ये कार निर्माता था, कार बनाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महामंदी की समय अवधि क्या है? मतलब कि महामंदी जब हुआ था, ठीक है, तो उसका क्या टाइम पीरियड था वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये 1929 से 1930 के दशक में बहुत ही ज्यादा आर्थिक महामंदी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ क्या है ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। अभी तक हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए, अब कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि आपके वीकली टेस्ट में सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो सब्जेक्टिव सवाल है बच्चों, आप लोग का वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं वो सभी क्वेश्चन को लिया हूं इसमें जो कि फाइनल में भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, मतलब वैश्वीकरण का अर्थ सिंपल से समझ लो कि एक अर्थव्यवस्था से दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जैसे कि भारत अमेरिका के साथ जुड़ गया, इस टाइप से।
मतलब कि बच्चों अपनी अर्थव्यवस्था को हम लोग अगर विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वस्तु का आदान प्रदान, जैसे कि अगर मतलब क्या है कि अमेरिका के लोग भारत में भी बिजनेस कर रहे हैं और भारत के लोग कहीं ना कहीं अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, सेवाओं का भी आदान प्रदान हो रहा है, विचार पद्धति का, ठीक है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है मैं दूसरे देश में उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, वो और दूसरे देश का जो टेक्नोलॉजी है वो अपने देश में ला रहा हूँ। पूंजी का भी सहायता हो रहा है, बौद्धिक संपदा भी हो रहा है तथा अथवा सिद्धांत की व्यापी करना, मतलब सेवा हो गया, विचार, वस्तु वगैरह का आदान प्रदान करना, ठीक है। इसी को हम लोग एक अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही हम लोग का क्या है, वैश्वीकरण है। बच्चों जो चीन से हमारे भारत में सामान आ रही है या फिर अमेरिका से कुछ सामान हमारे भारत में आ रही है या फिर जो भी है अरब कंट्री वहां से हमारे पेट्रोल वगैरह आ रही है, तो ये कैसे हो रहा है? एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा है तब तो, ठीक है, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा है तब तो ये सारी चीज आदान प्रदान हो रही है। अगर एक अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे अर्थव्यवस्था को हम लोग नहीं जोड़ते तो हम लोग एक छोटे से भारत में ही सिमट के रह जाते, कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है, वहां के कुछ हम लोग को अगला को नहीं दे पाते और अगला हम लोग को नहीं दे पाता, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना, जिसमें क्या होता है, वस्तु, सेवा, विचार पद्धति, बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी करना, विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना, मतलब कि यहाँ पे प्रतिबंधित नहीं लगाना, अप्रतिबंधित, बिंदास हम लोग आदान प्रदान एक दूसरे को कर सकते हैं, कोई भी चीज, टेक्नोलॉजी हो या सेवा हो या कोई वस्तु हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। मतलब औपनिवेशिक शासन के टाइम में क्या होता था कि उस टाइम मतलब एक देश से दूसरे देश में बहुत सारे मजदूर वगैरह को ले जाया जाता था काम करने के लिए, और उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था कि बाद में इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट कहने लगे। मतलब कि उसे एक एग्रीमेंट, जैसे कि भारत से ही कुछ व्यक्ति चले गए बाहर काम करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट के तहत गए हैं, ठीक है, कि 2 साल काम करना है, 5 साल काम करना है, 5 साल के बाद आना नहीं है, इस टाइप से, है ना। तो ये एग्रीमेंट को ही बाद में क्या कहा जाने लगा, गिरमिट कहने लगे, ठीक है, जिसे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, ठीक है। जैसे दूसरे देश के जो है मजदूर वो हमारे देश में आकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गिरमिटिया मजदूर, है ना, यही चीज है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। एफ्रो अमेरिकी का क्या अर्थ है, ठीक है। एफ्रो अमेरिकन या आश्वेत अमेरिकी या आश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के लिए, वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था, ठीक है। तो एफ्रो अमेरिका किसको बोला गया है, ठीक है, तो वो उनको बोला गया है एफ्रो अमेरिकन या आश्वेत अमेरिकन, ठीक है, उसको एफ्रो अमेरिकन भी बोला गया है, आश्वेत अमेरिकी भी बोला गया है, और ये अफ्रीकी लोगों के लिए ही ये प्रयुक्त होता है, जिससे क्या है कि गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया था, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, अफ्रीका के लोग जो है अमेरिका में गुलाम बनाकर ले जाया गया था अफ्रीकी लोगों को, उसी को एफ्रो अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। मोटे अनाज अर्थात मिलेट से अर्थ है पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलों से है। मोटे अनाज उसको कहते हैं जो पथरीली जगह में भी उपज जाए, वहां पे भी उत्पादन हो जाए, ठीक है, जिसमें से कुछ खाद्यान्न की फसलें हैं, कुछ चारे, कुछ ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का मोटे अनाज की फसलें हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज क्या होता है, पथरीली जगह पर भी उपज जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटे अनाज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या लिखा है, भारत में चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। तो भारत में चाय उत्पादन जो होता है असम में, ठीक है, तो ये इसका भौगोलिक स्थिति क्या है। चाय एक पेय पदार्थ है, मतलब कि ये एक पीने वाला पदार्थ है, चाय पत्ती ही है ना। यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है, यह रोपण कृषि ऊपर भी बता दिए थे हम। चाय को अंग्रेजों ने भारत में लाए थे। चाय जो है चाय को कौन लाया था, अंग्रेज लोग लाया था भारत में। चाय कृषि के लिए उष्ण और उष्णोष्ण कटिबंधीय व जलवायु, ह्यूमस और जीवांश से युक्त गहरी मिट्टी
तथा सुगम जल का निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो कहाँ पे उगाया जाता है? जहाँ पे गहरी मिट्टी हो, सुगम जल निकास हो, ठीक है, ढलवा क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय के लिए पूरे वर्ष कोष्ण नाम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब कि यहाँ पे पूरा ठंडा, ठीक है, कोष्ण नाम और पाला रहित होना चाहिए, ठीक है। चाय एक श्रम प्रधान कृषि है, मतलब कि ये जो चाय उत्पादन होता है ना, बहुत ही परिश्रम से होता है, श्रम प्रधान कृषि है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या कौन कौन सी मिट्टी लगती है, गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास, है ना, ढलावा क्षेत्र वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या किए, कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब हम लोग क्या है ना, अपने प्रैक्टिस को बनाने के लिए, अपना टेस्ट को अच्छा से बनाने के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका ये वीकली टेस्ट के साथ साथ आपके फाइनल का भी तैयारी अच्छा से हो सके। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम की कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? मिल्पा नाम से, ठीक है, याद कर लेना, बाद में हम पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें से कौन रोपा जाता है? तो यहाँ पे गन्ना जो है बच्चों, ये रोपण कृषि का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस धान के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती होती है? तो काली मृदा में कपास की खेती होती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत में किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, तो कौन सा है बच्चों इसमें से? तो इसमें चाय है, ठीक है, कौन सा है? चाय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत की प्रमुख खाद्य फसल, ठीक है, पहले सेट में बताए थे प्रमुख खाद्य फसल कौन कौन सा है? कहाँ गया? चावल और गेहूं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन फलीदार फसल है? ठीक है, इसमें से आपको बताना है फलीदार फसल कौन सा है। तो यहाँ पे चना जो है ना बच्चों, ये आपका फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मणिपुर में कर्तन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मणिपुर में कर्तन जो धन प्रणाली कृषि को है, इसको बच्चों आप लोग का पामलू नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लो, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, ऊपर भी आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोले थे। चलिए सवाल आ गया है, अगर जो नहीं कमेंट कर पाए होंगे, ठीक है, अच्छा नहीं हम उसको बता दिए थे आप लोगों को, ठीक है, तो कौन सा था? असम था ना, असम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बता दिए थे उसको, हम कमेंट नहीं बोले थे। आगे देखते हैं लोग, विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान है, ठीक है, तो कौन सा स्थान है बच्चों कपास का? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और भी सवाल है, ठीक है, इसको भी हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? ठीक है, तो 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला जो था, विश्व का सबसे बड़ा जो कर्जदाता था ना, वो था बच्चों अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, तो क्या करता है ये करता है बच्चों एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कानून किस देश में पारित किया गया था? तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया था, याद रखना, कौन कानून ब्रिटेन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? ठीक है, तो 1800 के आसपास निर्यात सूती कपड़ा का कितना निर्यात होता था? कि तो 30%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन देश मित्र राष्ट्र के थे? ठीक है, तो विश्व जो है बच्चों आप लोग का 2 भाग में बढ़ गया था एक टाइम में, जब विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है, एक मित्र राष्ट्र में और एक धुरी राष्ट्र में। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो ये पंजाब में बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है सिल्क मार्ग। क्या कहा जाता है बच्चों? सिल्क मार्ग। ऑप्शन नंबर 20 को बिल्कुल राइट है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है ना, रास्ता, उसको सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? ठीक है, तो टी मॉडल नाम था उसका। क्या नाम था? टी मॉडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग,
1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी? तो 50% तक गिर गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का सेट 2 का सारा सवाल। अब हम एक कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को आप लोग कमेंट करके बताना। मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? इसी वीडियो में आप लोग को हम पहले बता चुके हैं। देखते कितने लोग जो है ना ध्यान से देखे हैं, कितने लोगों को याद है मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है। आपको उत्तर जो है ना ये नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो देखते कितने बच्चों लोगों को याद है, ठीक है, कितने लोग ध्यान से देखे हैं, ठीक है। चलिए फिर बाकी आप हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक कर देंगे, ठीक है, और एक कमेंट कर देंगे प्यारा सा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। नहीं आया तो मत कीजिएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर से ज़रूर करना नीचे कमेंट। और सेट 3 अगर आपको चाहिए तो नीचे भी कमेंट कर देना। अगर वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो सेट 3 भी आपको चैनल पर अपलोड मिलेगा, ठीक है। वो आप हमारे वीडियो ये चैनल पर जाके देख लेना, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, एंड स्क्रीन में, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का आईडी जो है बच्चों, इंस्टाग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाओगे, वहाँ पर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जुड़े रहेंगे और कोई भी सवाल करेंगे आप उसका जवाब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम भी और व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों का लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बहुत ही काम आने वाला है ये चैनल, ठीक है। आपको 24 की भी तैयारी करवाई जाएगी, फाइनल बोर्ड का और अर्धवार्षिक का भी, और जिस तरीके से वीकली टेस्ट का तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। सेट 1 तो अपलोड हो चुका है, बहुत जल्दी और भी ज़्यादा अपलोड होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।